हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। और मैंने देखा है 90% प्लस लोग वीडियोस ज़रूर देखते हैं ये चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग को भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। और वो नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा देना, ताकि मेरे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आते रहे। चलो, अब काम की बात तो हो ही गई है। अबे साले। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था यार। डिस्कस करना है हमको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट मैच जो चालू हो रहा है उसको। और उसमें कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट है पिच कंडीशन और वेदर कंडीशन। दूसरा पॉइंट है इंग्लैंड की प्लेइंग 11। तीसरा पॉइंट है जोफ्रा आर्चर को प्लेइंग 11 में इंक्लूड नहीं किया तो क्या वो सही डिसीजन था या गलत। चौथा पॉइंट है इंडिया की प्लेइंग 11। और फिफ्थ पॉइंट है कुलदीप यादव को क्या हम वेस्ट कर रहे हैं क्या। तो इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करना है। तो चलो मिलते हैं इंट्रो के उस साइड। जी, तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो बर्मिंघम में टेस्ट मैच होने वाला है एजबेस्टन के ग्राउंड पे। वहाँ की पिच कैसी है और वेदर कंडीशन कैसे रहने वाली है थ्रू आउट द टेस्ट मैच। तो पिच जो देखने को मिली है उस हिसाब से लग रहा है कि जो लीड्स में जो पिच थी वहाँ पे थोड़ी बहुत भी ग्रास उन्होंने छोड़ी हुई थी। ये पिच पे बहुत ही कम ग्रास छोड़ी और ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्लैट विकेट है। और बहुत ही बर्मिंघम में गर्मी बहुत पड़ रही है अभी, तो हो सकता है कि पिच जल्दी ड्राई हो जाए और क्रैक्स ओपन होने लगे। और हो सकता है कि स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो ये फैक्टर्स कुछ रहेंगे। और बीच में एक दिन का बारिश का भी फोरकास्ट है, बट आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा बारिश ये मैच को अफेक्ट करेगी। मोस्टली सनी वेदर रहेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए अब टीम्स क्या होनी चाहिए। तो बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की, जो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है। और वो है अनचेंज प्लेइंग 11, जो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीड्स में थोड़ी पिच अलग थी, यहाँ बर्मिंघम में थोड़ी पिच अलग होने वाली है, थोड़ी ड्राई विकेट होने वाली है। तो क्या वो इंग्लैंड की टीम एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकती थी। पर आई थिंक वो लोग जो रूट को भी एज अ स्पिनर कंसिडर करते हैं और वो सोचते हैं कि जो रूट भी उनको विकेट्स निकाल के देते हैं, इसलिए शायद वो सिर्फ शोएब बशीर के साथ गए हैं, जो एक इकलौते प्रॉपर स्पिनर है। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना चाहती है, क्योंकि उन्होंने पहला टेस्ट मैच जीत लिया था इसी टीम के साथ। तो आई थिंक वो लोग चाहते हैं कि टीम को ज़्यादा इधर उधर ना करे। और मुझे ये लगता है कि एक और स्ट्रैटेजी हो सकती है इंग्लैंड टीम की, क्योंकि जब ड्राई विकेट होता है या स्क्वायर थोड़ा ड्राई रहता है तो रिवर्स स्विंग का भी चांस है। और उस हिसाब से अगर देखने जाओगे तो उनके पास बॉलर्स ऐसे हैं जो रिवर्स स्विंग भी करवा सकते हैं। मतलब क्रिस वोक्स करवा सकते हैं, ब्रेंडन कार्स को भी देखा है मैंने रिवर्स स्विंग करवाते हुए। और बेन स्टोक्स को तो आप जानते हो, वो बहुत ही बढ़िया रिवर्स स्विंग करवाते हैं। और अगर आप ध्यान दोगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो इंडिया में सीरीज़ हुई थी 24 में, वहाँ पे हमने देखा था कि इंडिया के बहुत सारे बैटर्स को रिवर्स स्विंग पे इशू हुआ था। जिमी एंडरसन और बेन स्टोक्स ने बहुत आउट किए थे रिवर्स स्विंग पे। तो आई थिंक वो हो सकता है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बैक ऑफ द माइंड कि स्पिन तो अच्छा खेल सकते हैं इंडियन टीम, बट हो सकता है रिवर्स स्विंग खेलना अच्छे से नहीं उनको जम पाए। इसलिए हो सकता है वो तीन फास्ट बॉलर और बेन स्टोक्स फोर्थ फास्ट बॉलर के साथ वो जा रहे हैं। तो ये उनका प्लानिंग हो सकता है। तो इंग्लैंड प्लेइंग 11 आई थिंक मेरे हिसाब से उन लोगों ने अपनी कंडीशन और स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाई है, और वो हो सकता है उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो। बट आगे जैसे जैसे टेस्ट मैच बढ़ेगा हमको पता चलेगा कि क्या उनको एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत थी या उन्होंने सही सिलेक्शन किया है। अब आ जाता है दूसरे पॉइंट पे, जोफ्रा आर्चर को स्क्वाड में इंक्लूड किया था लेकिन प्लेइंग 11 में इंक्लूड नहीं किया। तो क्या ये सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। तो अगर आप मुझसे पूछो तो ये बहुत ही सही डिसीजन है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने लास्ट आईपीएल में क्रिकेट खेला था अच्छा खासा। वो T20 क्रिकेट था तो 4 ओवर डालनी होती है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। उसके बाद काउंटी में उन्होंने एक 4 डे मैच खेला है, तो वो इतना ज़्यादा उनका प्रिपरेशन नहीं हुआ माना जाएगा कि एक ही 4 दिन का मैच खेला है।
क्योंकि टेस्ट मैच में बॉलिंग करना और प्रैक्टिस में बॉलिंग करना बहुत अलग चीज़ होती है। एक मैच फिटनेस भी बहुत अलग चीज़ होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस में क्या करते हो कि वो थोड़ी बॉल डाल दी, अपने हिसाब से मन हुआ तो डाली, नहीं तो ठीक है, ऐसा वाला। लेकिन अगर टेस्ट मैच खेल रहे हो तो आपको 5 दिन सुबह उठ के ग्राउंड पे आना है, वार्म अप्स करने हैं, फील्ड पे जाना है और कम से कम 30 से 40 ओवर फेंकने पड़ते हैं। और अगर ऐसी फ्लैट पिच है तो आपको 30 से 40 कम से कम ओवर फेंकने पड़ेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है जोफ्रा आर्चर के लिए, क्योंकि वो अभी इंजरी से आ रहे हैं और उनकी थोड़ी बॉडी भी ऐसी है, इंजरी प्रोन है। तो क्या पता अगर ज़्यादा ओवर्स फेंकने के चक्कर में वो इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि जोफ्रा आर्चर एक कैरेक्टर ऐसा है कि उसको अगर थोड़ा रन्स पड़ जाते हैं तो वो ट्राई करता है और तेज़ बॉल डालने का, और उसमें हो सकता है कि वो इंजरी हो सकती है। और अभी एशेज सीरीज़ भी आ रही है जो इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा मायने रखती है, वो सीरीज़ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, और इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ उतनी ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आई थिंक वो सोच के भी उन्होंने सोचा होगा कि अगर जोफ्रा आर्चर को अभी नहीं खिलाते हैं तो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो एशेज सीरीज़ होने वाली है उसमें जोफ्रा आर्चर को 3 या 4 टेस्ट मैच खिला सकते हैं, जो कि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि सही डिसीजन था। जोफ्रा आर्चर को उन्होंने एक टीम में तो रखा है, स्क्वाड में तो रखा है, बट प्लेइंग 11 में इंक्लूड नहीं किया, तो आई थिंक सही काम किया है। अब सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है पॉइंट 3, जो है इंडियन टीम का सिलेक्शन, इंडियन टीम की प्लेइंग 11। हमने बहुत न्यूज़ देखी और बहुत चीज़ें सुनने में आ रही है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं इंडियन टीम में। तो अगर आप मुझसे पूछो तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरे हिसाब से इंडिया प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्यों वो प्लेयर प्लेइंग 11 में होना चाहिए। तो मेरी अगर आप टीम पूछोगे तो नंबर 1 पे आएगा जायसवाल, नंबर 2 केएल राहुल, नंबर 3 साई सुदर्शन, नंबर 4 कैप्टन गिल, नंबर 5 ऋषभ पंत, नंबर 6 सरप्राइज पैकेज नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 7 रविंद्र जडेजा, नंबर 8 कुलदीप यादव, नंबर 9 मोहम्मद सिराज, नंबर 10 का आकाशदीप सिंह, और नंबर 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा को खिला सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि अर्शदीप सिंह खेले, बट आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा भी बुरी चॉइस नहीं है। और ये मेरी प्लेइंग 11 उस बेसिस पे है कि हमको लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह श्योर शॉट ये मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि वो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच ज़रूर खेले, इसलिए जसप्रीत बुमराह को मैंने टीम में इंक्लूड नहीं किया है। अब आप सोचोगे कि ये प्लेइंग 11 कैसे बनाई है और करुण नायर क्यों नहीं है, तो ये जानने को मिला है कि यहाँ पे एक बैटर कम करके हम बैटिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको वो एक कुछ ओवर्स भी मिल जाएंगे। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हो तो पूरा बॉलिंग लाइनअप जो है उस पर ज़्यादा बर्डन ना आ जाए, तो एक बैटिंग ऑलराउंडर जो आपको बैटिंग प्रॉपर करके दे और 10-15 ओवर निकाल के दे दोनों इनिंग में मिला के। जो शार्दुल ठाकुर भले ही बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह खेले थे, पर उन्होंने भी वही काम किया था कि बॉलिंग 10-15 ओवर ही करी थी और बैटिंग वो अच्छी नहीं कर पाए थे। तो अगर नीतीश कुमार रेड्डी वही बॉलिंग का जो काम है वो करके दे रहे हैं और उसके ऊपर अच्छी बैटिंग करके दे रहे हैं, तो आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी को इंक्लूड करना बनता है। और मैं यहाँ पे 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहूँगा, और वो 2 स्पिनर्स मेरे जडेजा और कुलदीप यादव ही होंगे। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ कि अगर जडेजा और कुलदीप यादव साथ में खेलेंगे तो जडेजा राइट हैंडर को बॉल बाहर निकालते हैं और कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है तो वो लेफ्ट हैंडर को बॉल बाहर निकालेंगे, तो दोनों वैरायटी मिल जाती है। अगर कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर साथ में खेलते हैं तो वो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर है तो वो भी लेफ्ट हैंडर को बॉल बाहर निकालेंगे और राइट हैंडर को बॉल अंदर आएगी, और कुलदीप यादव का भी सेम केस हो जाएगा। और वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा को साथ में खिलाने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये पिच जो है बर्मिंघम का, उस पर कुलदीप यादव का खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर कुलदीप यादव को आप टीम में इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब फिर उसके बाद आप सोच रहे हो कि करुण नायर को एक मैच पे कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, तो इंडियन क्रिकेट टीम का जो मैनेजमेंट है, जो न्यूज़ मिल रही है उस हिसाब से लग रहा है कि करुण नायर इंक्लूड होंगे, लेकिन वो 3 नंबर पे खेल सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर पे उनकी जगह सेट नहीं हो रही है। तो यहाँ ये न्यूज़ आ रही है कि साई सुदर्शन शायद ड्रॉप हो सकता है, पर आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने करुण नायर को टीम में इंक्लूड नहीं किया और साई सुदर्शन को इसलिए रखा है कि कोई भी एक सीरीज़ चालू होती है तो उस प्लेयर को बताया जाता है कि आप इस नंबर पे खेलोगे और वो प्लेयर उस हिसाब से प्रैक्टिस करता है।
तो आई थिंक अगर सीरीज से पहले पता था कि साई सुदर्शन नंबर 3 पे खेलेगा और करुण नायर नंबर 6 पे खेलेगा, तो उनकी प्रैक्टिस भी उस हिसाब से हुई है। और अगर आप प्रॉपर 3 नंबर के बैटर को हटा के वहाँ 6 नंबर के बैटर को 3 नंबर पे खिला रहे हो तो वो कोई मतलब नहीं बनता। उससे बेटर आप 3 नंबर के प्लेयर को खिलाओ। उसने भी बुरा परफॉर्म नहीं किया था फर्स्ट टेस्ट मैच में। तो जस्ट बिकॉज कि करुण नायर का एक्सपीरियंस ज़्यादा है इसलिए आप उनको स्क्वाड में इंक्लूड कर रहे हो, तो वो मतलब नहीं बनता है। साई सुदर्शन को एक और मौका दो, वहाँ पे हो सकता है साई सुदर्शन थोड़ी फ्लैट ट्रैक है, ऑन दी अप खेल पाएंगे, तो क्या पता वो सेंचुरी भी लगा दे, अच्छी बैटिंग कर जाए। तो इस हिसाब से मैंने साई सुदर्शन को रखा और करुण नायर को हटा दिया है। तो ये मेरी प्लेइंग 11 थी। और बाकी अगर बॉलर्स की बात करोगे तो आकाशदीप सिंह जो इंक्लूड किए हैं मैंने, वो मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे क्योंकि उन्होंने बैटिंग की भी प्रैक्टिस करी और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे नेट्स में, और वो हिस्सा थे ये टीम का बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। वो इंजरी हो गई इसलिए वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, पर अगर फिट है तो वो ज़रूर खेले क्योंकि आकाशदीप सिंह भी एक ऐसे प्रॉस्पेक्ट है जो रिवर्स स्विंग करवाना जानते हैं और वो सीम बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। तो आई थिंक आकाशदीप सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर बन जाएंगे और मोहम्मद सिराज को यहाँ लीडर ऑफ द पैक का काम करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा को मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि उन्होंने खुद ने बोला कि मैं लेंस नहीं पकड़ पाया था, बट ये ग्राउंड थोड़ा अच्छा है और यहाँ पे अच्छी बॉलिंग हो सकती है। तो प्रसिद्ध कृष्णा एक वो हिट द डेक हार्ड वाले ऑप्शन हमको मिल जाते हैं, तो आई थिंक उनको खिलाना ज़रूरी है। अर्शदीप सिंह को आगे कोई टेस्ट मैच में खिला सकते हैं जहाँ पे उनको थोड़ी हेल्प हो सके। तो आई थिंक अर्शदीप सिंह एक और टेस्ट मैच का वेट कर सकते हैं, शायद लॉर्ड्स में उनको मौका मिल जाए, बट यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा खेल लेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये थी हमारी इंडिया की प्लेइंग 11। और मेरा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, कुलदीप यादव को टीम में इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम कुलदीप यादव जैसे टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ आपको इंग्लैंड में आके ऐसी स्पिन फ्रेंडली एक तरीके से बोलेंगे कंडीशन मिल रही है जहाँ पे बहुत ही धूप निकली हुई है, पिच भी काफ़ी फ्लैट है जो धीरे धीरे टूट जाएगी, टर्न होने लगेगी, तो वहाँ पे कुलदीप यादव जैसे बॉलर को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। पहले हमने समझा था कि कुलदीप यादव इसलिए नहीं खेल पाते थे क्योंकि अश्विन और जडेजा मोस्टली खेलते थे साथ में, और कभी कभी अक्सर पटेल भी खेल जाते थे, तो क्योंकि उनकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी है, या कभी वॉशिंगटन सुंदर खेल गए क्योंकि अगेन उनकी बैटिंग थोड़ी अच्छी है। पर इस चक्कर में अब अश्विन भी रिटायर हो गए, तो उसके बाद भी अगर आप कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है इंडियन मैनेजमेंट की, क्योंकि एक वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है और आपको पता है कि कुलदीप यादव के अगेंस्ट इंग्लैंड की बैटिंग बहुत ही वीक हो जाती है, उनको रिस्ट स्पिन उतना पढ़ना नहीं आता है अच्छे से। तो अगर सूटेबल कंडीशन है तो कुलदीप यादव का टीम में होना ज़रूरी है, और अगर हम अब उसको नहीं खिला रहे तो हम एक बहुत ही अच्छे टेस्ट बॉलर को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कुलदीप यादव की रिदम मिल गई उनको और उन्होंने वो 6-7 ओवर का एक स्पेल डाल दिया, तो वहाँ पे वो 2 से 3 विकेट निकाल के दे सकते हैं या तो चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर चांसेस उनके एंड से भी क्रिएट हो रहे हो तो अपोजिट एंड पे विकेट मिलने का मौका बहुत अच्छा है। तो आई थिंक कुलदीप यादव को खेलना टीम में बहुत ज़रूरी है, और इंडियन टीम को कुलदीप यादव को तो कंसीडर करना ही चाहिए। और ऐसी पिच आपको आउटसाइड इंडिया मिली है, आपकी फेवरेबल कंडीशन है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही बने रहिए। मैं ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।